भाभी, मैं जानती हूँ ये सब आपने जानबूझकर किया है, क्योंकि आप मुझसे जलती हैं और आप मेरे दोस्तों को बदनाम कर रही हैं। अरे आज तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए, आज तो होली का मौका है। फिर भी ननन जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपने मुझे हर बार गलत ही समझा है। नहीं भाभी, आपने तो आज हद ही कर दी। इतना बड़ा इल्जाम कि मेरे दोस्त मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। आप सच में भाभी बेशरम हो। अगर इससे भी कोई गंदा शब्द होता तो मैं वो भी बोल देती। हाँ रेशमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हारी भाभी ने ही तो हमें यहाँ पर बुलाया था और हमें बदनाम कर रही है। तुम ही समझाओ ना अपने घर वालों को। सच में मेरा यकीन करो, आज तुम बोल रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जब तुम्हें हकीकत सुनाऊं और दिखाऊं तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाए और मेरे लिए बोला गया शब्द तुम वापस भी ना ले पाओ। आखिर क्या माजरा था जहाँ एक नंद अपनी ही भाभी पर विश्वास नहीं कर रही थी? आखिर क्यों उनके होली के रंग में भंग मिल गया था? और आखिर गीता अपनी नंद को क्या हकीकत बताना चाह रही थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां गीता शादी करके अपने ससुराल आती है और ससुराल में एक बहू होने का बखूबी फर्ज निभाती है। लेकिन अक्सर गीता को अपनी नंद की आदतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि रेशमा लड़कियों से ज्यादा लड़कों के साथ रहना पसंद करती थी और यही बात गीता को सही नहीं लगती थी। एक दिन सुबह के समय गीता सूर्य देव को नमस्कार करने आती है और वो बालकनी से देखती है कि उसकी नंद शॉर्ट ड्रेस पहने हुए एक लड़के के बाइक से उतरकर उसे गले लगा रही थी। ये सब देखकर वो अपनी सास मनोरमा को जाकर बताती है। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ आपसे। हाँ बहू, बोल, क्या बात है? दरअसल माँ जी, मुझे ननन जी की आदतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप उन्हें समझा क्यों नहीं रही हो? दीदी तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। आप ही कुछ बोलिए ना उनको। अरे हुआ क्या वैसे? क्यों तू भी सुबह सुबह तांडव कर रही है मेरे सर पर? माँ जी, मैंने अभी ननन जी को बाहर देखा, छोटे कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने। और कपड़े की तो अब आप जाने ही दीजिए। एक लड़के के साथ बाइक पर बैठकर आई हैं और उससे गले भी लग रही हैं गली में खड़े होकर। बताइए, अगर आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या ही इज्जत रह जाएगी हमारी? बहू, सच में आज के जमाने में भी तेरी बहुत छोटी सोच है। तुझे देखकर और तेरी बातों को सुनकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि तू आज के जमाने की है। इसीलिए तेरी और तेरी ननद की एक दूसरे से कभी नहीं बनती। हमेशा तुम दोनों की बहस ही होती रहती है। माँ जी, आप समझ नहीं रही है मेरी बातों को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। माँ जी, हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे यहाँ का माहौल इतना अच्छा नहीं है। यहाँ तो लोग छोटे छोटे बातों पर उंगली उठाने लगते हैं। अब इस जगह पर ननन जी का बेशर्मी दिखाना सही बात नहीं है। ये सारी बातें रेशमा दरवाजे पर खड़ी होकर सुन रही थी, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अंदर आकर कहती है। भाभी, मैंने आपको बालकनी पर पहले ही देख लिया था। मुझे पता था कि आप अभी जाकर मेरी माँ के कान भरोगी। और देखिए, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। आप वही कर रही हो। ननन जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ माँ जी को बस वही बता रही हूँ जो मैंने अभी बाहर देखा। देखिए, मैं आपको लास्ट बार समझा रही हूँ, आप मेरे मैटर से दूर रहिए। आप अभी अभी आई हैं और मैं हमेशा से ऐसे ही लाइफस्टाइल जीती हुई आ रही हूँ। इसीलिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरे मामले से दूर ही रहिएगा। रेशमा इतना कहकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और अपनी भाभी के बार बार समझाने पर भी रेशमा गीता की एक नहीं सुनती और उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। एक दिन रेशमा अपने कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपने घर आती है और अपने भाई हेमंत और माँ से मिलवाते हुए कहती है। भैया, माँ, ये सब मेरे दोस्त हैं, अरुण और विवेक। मैं आज यहाँ आप लोगों से मिलवाने लाई हूँ और इन्हें आपसे कुछ बातें भी करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए मतलब ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। जल्दी बोलो। भैया, वो क्या है ना कि आज मेरा जन्मदिन है और आज हम सभी दोस्त ये सोच रहे थे कि इस बार बर्थडे हम शहर के बाहर जाकर मनाएं और हम रेशमा को भी अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो अगर आप कहें तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? आप सभी लोग इनके दोस्त हो और हम लोग बहुत ही ओपन माइंडेड लोग हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जाइए, रेशमा को अपने साथ लेके जाइए। क्यों माँ? हाँ बेटा, ठीक है। रेशमा बेटी, तू जा और एंजॉय कर। यही तो उम्र है एंजॉय करने की।
क्या बात है रेशमा, तुम्हारे घर वाले तो बहुत ही ओपन माइंडेड है। मुझे तो लगा था कि घर वाले तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। वैसे भी हम 2-4 दिन बाहर ही रहेंगे। ये सारी बातें उनसे थोड़ी दूर खड़ी गीता सुन रही थी, जिसे सुनकर वो उनके पास आती है और कहती है, देखिए, आप लोगों को जो भी पार्टी करनी है यहीं घर पर ही कर लीजिए। दरअसल अब होली आने वाली है, अब दिन ही कितने बचे हुए हैं और इस टाइम पर बाहर का माहौल बिल्कुल भी सही नहीं होता। भाभी, मैंने आपको पहले भी मना किया था ना कि आपको मेरे मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता क्या? अरे रेशमा, गीता बहू इतना भी गलत नहीं कह रही है, क्योंकि मैं भी आज अपने बहन के घर जा रही हूँ और हेमंत भी अपने ऑफिस के काम से बाहर जा रहा है, तो गीता अकेली रह जाएगी। इससे अच्छा है बेटा कि तू मत जा। इस तरह मनोरमा और हेमंत के मना करने पर अब रेशमा का उन लड़कों के साथ जाना कैंसिल हो जाता है, जिस पर रेशमा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी भाभी को परेशान करने के लिए अपनी माँ और भाई के जाने के बाद लड़कों को बुलाती है और अपने दोस्त का बर्थडे अपने घर पर ही मनाती है। वो सभी लड़कों के साथ डांस करती है, बियर पीती है और अपनी भाभी को एक नौकरानी की तरह ट्रीट करती है। वहीं गीता को अपनी नंद की इस बेशर्मी को देखकर बहुत गलत लगता है। तभी वहां पर उसकी पड़ोसन यामिनी वहां पर आ जाती है और इतने लड़कों के बीच खड़ी रेशमा को देखकर कहती है, बहू, तेरी ननंद की बेशर्मी तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पहले देर रात में वो लड़कों के साथ घुमा करती थी, लेकिन अब तो वो घर में भी बुलाने लगी है। ये सब ठीक बात नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि होली पर ये तेरी बेशरम ननंद क्या गुल खिलाएगी। चाची जी, आपको मेरी ननंद की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी ननंद बहुत ही होशियार और समझदार है, और ये बेशरम कहना उन्हें बंद कीजिए। आपके पास कोई और काम नहीं है क्या? अरे मैं तो बस यहाँ तेरी सास से मिलने आई थी। माँ जी नहीं है, वो अपनी बहन के घर गई हैं, कल आ जाएंगी। अब तब आ सकती हैं। गीता की बात सुनकर यामिनी वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। समय बीतता है और अब होली का दिन आ जाता है। आज पड़ोस के सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर नाचते गाते होली मना रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गीता की नंद अपने दोनों दोस्तों के साथ भांग के नशे में क्लोज होकर डांस कर रही थी। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों छा रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया, तेरी मलमल सी कुर्ती गुलाबी हो गई, मन चली चाल कैसी नबाबी हो गई, ओ बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। विवेक, लग रहा है रेशमा को भांग चढ़ गया है बहुत। ये सब देखकर आस पड़ोस के लोग बातें बना रहे थे। गीता को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है और वो वहां से चुपचाप जाकर रसोई में सभी के लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी कुछ देर बाद वो देखती है कि रेशमा के दोस्त उसे बेहोशी की हालत में उसे उसके कमरे में लेकर जा रहे थे। तभी वो भी उसके पीछे जाती है और देखती है कि वो रेशमा को बेड पर लेटाकर आपस में कुछ बातें करते हुए कहते हैं, उस दिन तो इसकी भाभी ने सारा मजा ही खराब कर दिया था और इसे हमारे साथ जाने नहीं दिया था, वरना हम तो कब के इसे अपना बना चुके होते, लेकिन होली पर इसने अपने घर बुलाकर हमें दूसरा मौका दे ही दिया। हाँ भाई, बात तो तू सही कह रहा है। वैसे भी इतने भांग के नशे में इसे तो कुछ याद रहेगा नहीं किसने इसका फायदा उठाया और किसने नहीं। वैसे भी अपने घर में ये बेशर्म नंद के नाम से फेमस ही है। होली के त्योहार पर बेशर्म नंद के साथ थोड़ी बेशर्मी तो बनती ही है। अरुण और विवेक की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी गीता सुन रही थी, जो कि उनकी सभी बातों को रिकॉर्ड भी कर लेती है। और जैसे ही वो दोनों रेशमा के करीब जाते हैं, तभी गीता अंदर आकर उन दोनों को खींचकर थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम लोगों के अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है। ननन जी तुम लोगों को अपना दोस्त मानती है और तुम लोग उनकी बेहोशी का फायदा उठा रहे हो। तुम जैसे लड़कों के कारण अच्छे दोस्त भी बदनाम हो जाते हैं। कुछ देर बाद वहां पर पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है और रेशमा को किसी तरह से होश में लाया जाता है। रेशमा को अपने दोस्तों पर लगाए गए इल्जाम पर भरोसा नहीं होता है। वो अपनी भाभी को ही गलत मानने लगती है, लेकिन जब वो अपनी भाभी द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियो को देखती है तो रेशमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर अपनी भाभी से माफी मांगती है। भाभी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आपने जो मेरे लिए किया है उसे कभी नहीं भूल सकती। अगर आप नहीं होती तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। गलती मेरी ही है जो मैं इनके इतने करीब आ गई। मैं आज से मैं आपकी सारी बातें मानूंगी।
और आइंदा मैं अपना ध्यान रखूंगी। बाकी इन्हें इस बार दोस्ती के नाते जाने दीजिए। आज से मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं। रेशमा के इस तरह कहने पर अरुण और विवेक को वहां से जाने दिया जाता है और उस एक इंसिडेंट से रेशमा अपने आप में सुधार करती है और अपनी भाभी की उम्मीदों की तरह एक संस्कारी नंद बनने की कोशिश करती है। इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। बेटा कहाँ जा रही है आज इतनी जल्दी? वो माँ, आज कॉलेज में हमारा पहला लेक्चर ही इतनी सुबह सुबह लग रहा है। अब हम क्या करें? अच्छा बेटा, अगर तू बाहर जा ही रही है तो कम से कम एक दुपट्टा तो रख ले। तुझे पता ही है ना कि बाहर का माहौल कैसा है। चारों तरफ आवारा लड़के अपनी आंखें सेकने के लिए खड़े रहते हैं। अरे बिटिया, उन लड़कों को भी छोड़। अब तो बूढ़े बुजुर्ग भी आजकल की लड़कियों को ताड़ने से पीछे नहीं हटते। हाँ हाँ माँ, मुझे पता है। और वैसे भी मैं अकेले थोड़ी जा रही हूँ, मेरी सहेली काजल और गीता भी तो है। आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है बेटा, जरा ध्यान से जाना तू। इस तरह नैना अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज जाने लगती है। दरअसल ये कहानी है आदर्श मोहल्ले की। शहर के कोने में बसा ये आदर्श मोहल्ला बिल्कुल भी अपने नाम के मुताबिक नहीं था, क्योंकि यहाँ हर गली और नुक्कड़ पर ऐसे बुजुर्ग और नौजवान लड़के मिल जाते थे जिनकी नजरें हमेशा कुछ नया और दिलचस्प ढूंढती रहती थी। इसलिए इस मोहल्ले को ठरकी मोहल्ला नाम देना कोई गलत बात नहीं था। और इसी मोहल्ले में रहने वाली नैना मानो सभी की क्रश थी, क्योंकि उसके जितना सुंदर और शांत स्वभाव वाला वहां पर कोई नहीं था। इसलिए उसे सभी बहुत चाहते थे। अरे सूरज, वो देख तेरी भाभी आ रही है। अरे यार, थू है तेरे पर। यार तू कैसी बातें कर रहा है? हाँ, वो मेरी भाभी नहीं बल्कि तेरी भाभी है। तुझे तो पता ही है ना कि मैं नैना से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। अरे बस भी करो तुम दोनों। हाँ, नैना से तो मैं ही प्यार करता हूँ। ओ, तुम दोनों की भाभी है और भाभी माँ समान होती है, सामान नहीं, समझे? उस पर इसे बुरा नजर मत डालो। अच्छा मयंक, तू बड़ा तेज हो रहा है। हाँ? चल चल साइड हो और अपनी भाभी का रास्ता छोड़। और नैना जी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो आप? कहो तो मैं आपको छोड़ दूं? अरे ओ आशु के बच्चे, इस तरह लुक्कड़ पर खड़े होकर लड़कियों को छेड़ना तुझे शोभा देता है क्या? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तेरी शिकायत तेरी मम्मी से कर दूंगी। अरे जा जा, जिससे शिकायत करना है जाकर कर दे। मैं किसी से नहीं डरता। मैं तो बस नैना जी से प्यार करता हूँ। देख, हम दोनों की बात अलग है, लेकिन नैना बहुत ही शरीफ है। प्लीज तुम उसे इस तरीके से मत परेशान किया करो। ऐसा कहकर नैना और उसकी सहेलियां वहां से चली जाती हैं और वो जाकर कॉलेज में लेक्चर अटेंड करती हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद वो तीनों कॉलेज में वापस आती हैं। अरे यार, आज का लेक्चर सच में बहुत बोरिंग था। हाँ काजल, तू सही कह रही है। वैसे ये सब छोड़, कल से वैलेंटाइन डे के दिन शुरू हो जाएंगे। इस बार तेरा बॉयफ्रेंड तुझे क्या देने वाला है गिफ्ट में? कुछ नहीं यार, हमने इस बार डिसाइड किया है कि हम वैलेंटाइन डे के दिन कैंडल नाइट डिनर करेंगे। अरे वाह, सुनने में ये काफी अच्छा लग रहा है। अरे यार नैना, तेरा वैलेंटाइन डे तो बहुत ही मस्त जाता है हर बार, क्योंकि मोहल्ले के सभी लड़के तुझे ही तो पसंद करते हैं। वो कभी रोज लेकर आते हैं, तो कभी चॉकलेट, तो कभी टेडी बियर, बस उन्हें नहीं मिलता। बता बता गीता, क्या नहीं मिलता? तू भी यार, उन्हें किस नहीं मिलता? अगर नैना ने अपने नयन का तीर चला दिया तो पूरे मोहल्ले से लड़के घायल हो जाएंगे, घायल। अरे बस भी करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। इस तरह तीनों सहेलियां आपस में बातें करते हुए घर जाती हैं। इसी तरह से अगला दिन यानी 8 फरवरी आ जाता है। काजल, गीता, तुम बोलो ना कि नैना मेरा रोज एक्सेप्ट कर ले। मैं बहुत प्यार से लेकर आया हूँ। तो तुझे किसने कहा ये रोज लेकर आने की? तू देख नहीं रहा, यहाँ पहले से ही कितने सारे रोज देकर जा चुके हैं। चल ठीक है, ये रोज हमें देकर तू यहाँ से उल्टे पैर लौट जा। इस तरह मयंक रोज देकर वहां से चला जाता है। अरे यार नैना, तेरे में ऐसी क्या बात है जो सारे लड़के तेरे लट्टू हैं? हमें देख, हमें तो कोई घास भी नहीं डालता। यार गीता, काजल, तुम भी ऐसे बोलोगी? मैं तो उन्हें कुछ बोलती भी नहीं हूँ। ठीक है बाबा, ठीक है। अब जल्दी जल्दी चलो, हम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं।
इस तरह नैना का जैसे तैसे आज का दिन बीत जाता है और ऐसे ही प्रॉमिस डे भी चला जाता है और अब आता है चॉकलेट डे। इस दिन गीता और काजल कॉलेज नहीं आती हैं और नैना अकेले ही कॉलेज के लिए निकल जाती है। काजल, तुमने मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, खैर कोई बात नहीं, ये लो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। आज चॉकलेट डे है ना। आशु, तुम्हें पता है ना कि मैं ये नहीं ले सकती। ये सब मुझे पसंद नहीं है और ना ही मैं इन चक्करों में पड़ना चाहती हूँ। नैना, मैं तुम्हें थोड़ी ना कह रहा हूँ कि तुम मेरे किसी सवाल का जवाब दो। मैं तो तुम्हें बस ये चॉकलेट लेने के लिए कह रहा हूँ। अगर तुम मुझसे चॉकलेट नहीं लोगी तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, प्लीज़। इस तरह कहने पर नैना आशु का चॉकलेट ले लेती है, क्योंकि अगर वो नहीं जाता तो वो उसका रास्ता नहीं छोड़ता। वो थोड़ी दूर चलती ही है कि उसके पड़ोस में रहने वाला महेश, जो रिश्ते में उसका अंकल लगता था, वो उसे रोक लेता है। अरे नैना, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। अरे अंकल जी, आप यहाँ कैसे? अरे नैना, मुझे इस तरह अंकल बुलाकर मुझसे बूढ़ा मत बनाओ। अभी तो मैं जवान हूँ, तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती हो, महेश। हाँ, महेश अच्छा है। अब अच्छा छोड़ो इन सब बातों को। ये लो, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। आज चॉकलेट डे है ना। अरे पर अंकल जी, मैं ये नहीं ले सकती। आपको तो पता है कि अब इसे जाकर आंटी को दीजिए। फिर से अंकल? अरे अच्छा छोड़ो, तुम अंकल ही समझकर चॉकलेट तो ले लो, बस यही चाहता हूँ। नैना ना चाहते हुए भी उस चॉकलेट को ले लेती है और इस तरह से चॉकलेट लेता देख महेश की पत्नी और कुछ औरतें उसे देख लेती है और गुस्से में आकर वो नैना के घर पहुंच जाती हैं। देखिए सुमन दीदी, मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते में कोई दरार आए। आपकी बेटी बाहर खुलेआम गुलछर्रे उड़ा रही है और आप हो कि हाथ पर हाथ धर कर बैठी हो। अरे हाँ सुमन, तुम्हें तो पता है कि हमारे मोहल्ले के सभी लड़के कितने शरीफ हैं। वो तो तुम्हारी बेटी ही है जो उन्हें अपने आगे पीछे घुमाती रहती है, क्यों सीमा बहन? अरे हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कैसे आपकी बेटी इस समय वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रही है। कभी वो टेडी बेयर किसी से ले रही है, तो कभी चॉकलेट, तो कभी कुछ। देखिए सुमन बहन, इस मोहल्ले में ये सब चीजें नहीं चलेंगी। या तो आप इस मोहल्ले को छोड़कर कहीं और चली जाइए या फिर अपनी बेटी के हाथ पीले करो। अरे आप सब बस भी कीजिए। मुझे सब पता है कि कौन कितना शरीफ है और कौन कितना बिगड़ा हुआ। अब मैं क्या आप लोगों की एक एक करके पोल खोलूं? देखिए, आप सभी मेरा मुंह मत खुलवाइए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। और रही बात मेरी बेटी की, तो मैं उसे संभाल लूंगी। जाइए आप लोग अपना काम कीजिए। ऐसा कहकर सुमन अपनी मोहल्ले की औरतों को वहां से भगा देती है। ऐसे ही शाम को जब नैना कॉलेज से वापस आती है तो उसकी माँ और उसके पिता अशोक नैना से बात करते हैं। देख बेटी, मैं जानती हूँ कि तेरा स्वभाव कैसा है, लेकिन तू इन मोहल्ले वालों को तो जानती ही है, वो अपनी गलती को मानेंगे नहीं। जी माँ। वही नैना बेटी, यहाँ के माहौल को देखकर तो हम सोच रहे हैं कि अब तेरी शादी कर दें। पर माँ, पिताजी, अभी तो मेरे कॉलेज की पढ़ाई चल रही है ना। अभी मैं कैसे शादी? अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। देख बेटी, तू हमारी बातों को समझने की कोशिश कर। अब जमाना बहुत खराब हो गया है। आज के समय में कलयुग का दौर चल रहा है। कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। हाँ, रही बात तेरे पढ़ाई की, तो हमने ये थोड़ी ना कहा है कि तू शादी के बाद पढ़ना लिखना छोड़ दे। हम तेरे ससुराल वालों को ये बात पहले ही बता देंगे कि तू शादी के बाद पढ़ना चाहती है और वो तुझे पढ़ाएंगे भी। तू हमारी मजबूरी समझने की कोशिश कर नैना बेटी। हाँ नैना, वैसे भी बेटी पराया धन होती है। आज नहीं तो कल उसे अपने ससुराल तो जाना ही है। नैना के माता पिता नैना को बहुत समझाते हैं, जिसके बाद नैना शादी के लिए मान जाती है। नैना के माता पिता उसकी शादी के लिए अपने गांव चले जाते हैं और वहां नैना के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं और फाइनली उन्हें एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है। लड़के का नाम श्रवण होता है, जिसे नैना बहुत ही पसंद आती है और इस तरह से कुछ दिनों में नैना और श्रवण की एक दूसरे से शादी हो जाती है। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे काजल, गीता, तुम दोनों सिर्फ कॉलेज आ रही हो? नैना बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रही। हाँ, क्या हुआ नैना को? कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है? अरे बस भी करो तुम सभी। तुम लोगों ने तो सारी हदें ही पार कर दी। उस बेचारी का क्या कसूर था जो तुमने उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर शादी करने पर मजबूर कर दिया?
तुम लोगों के ऐसे मोहल्ले में छेड़खानी करने की वजह से आज उस बेचारी की शादी हो गई। अरे हाँ, ये सब तुम लोगों की वजह से ही हुआ है। यहाँ तक कि तुम्हारे घर की औरतें वो भी ऐसी निकली, उल्टा जाकर वो नैना की ही गलती निकालती थी। अरे शर्म करो शर्म। कल को तुम्हारी भी बहन बेटी होगी, उसके साथ भी ऐसा होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? गीता और काजल की ये बातें सुनकर वहां खड़े सभी लोग शर्म के मारे पानी पानी हो जाते हैं और उन्हें अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप होता है। उनकी एक गलती किसी के लिए इतनी बड़ी सजा बन जाएगी ये उन्हें नहीं पता था। वहीं दूसरी ओर नैना भी अब अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी।